तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज। 60 टेस्ट सीरीज तक दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आज हम लोग इसी दोस्तों नेक्स्ट आईएएस की 8वीं टेस्ट सीरीज को निपटाने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको एक से बढ़कर एक यूपी स्पेशल के भी प्रश्न मिलेंगे जो विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जाकर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और आपको वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगी। और साथियों आपको तो दोस्तों अगर टेस्ट सीरीज जो होती है ना, ये आपकी तैयारी में धार लगाती है, आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है, अब तक आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो आपके इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से होती है। और दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक एक प्रश्नों को निचोड़ ले पूरी तरीके से, उसमें जितना जैसे आप नींबू को निचोड़ते हैं वैसे ही हम प्रश्नों को निचोड़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, इसका दूरगामी लाभ आपको मिलेगा। तो आपके लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि इसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर्स के प्रश्न को दोस्तों हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि अभी वो 6 महीने पहले के बने हैं करंट। तो आपका एग्जाम दिसंबर में होगा तो 1.5 साल पुराना हो जाएगा, तो आपका समय खराब होगा। तो उस समय जब आएगा तो आप 6 महीने का पढ़ लीजिएगा, उसे हम करवा देंगे। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, हम केवल जीएस पर फोकस करेंगे। चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 24 से। बहुत अच्छा, इसके पहले करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो हमने छोड़ दिया है। मिलान से संबंधित प्रश्न है। पहली सूची में आपको कुछ दिनांक दिए गए हैं, दूसरी सूची में उसका आयोजन दिया गया है, यानी किसका आयोजन किस दिनांक को होता है आपको मिलाना है। तो दोस्तों बड़ा अच्छे से आप लोग जानते हैं, जो सबसे ज्यादा आप क्लियर हो उसी के पास पहले जाएं। तो जानते हैं दोस्तों, स से 7 अप्रैल, स से स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 25 अप्रैल को आप लोग जानते हैं मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो आप देखें आपका काम बना कि नहीं। डी वाला 1 पर जाएगा और बी वाला 2 पर, तो बी वाला 2 पर, डी वाला 1 पर। तो आपका काम अभी नहीं बना है, आपको थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ेगा। 5 अप्रैल को जानते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, कहाँ है ये, यहाँ पर है। तो ए वाला आपका 3 पर होना चाहिए। ए वाला 3 पर कहाँ है, बी के पास है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। आपको दोस्तों यहां से भी थोड़ा सा करंट से जोड़ दिए हैं, हम लोग देख लेते हैं एक लाइन में। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसके सहयोग से एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो आईटीआई लिमिटेड एमलॉजिका के सहयोग से। ऑप्शन नंबर आपका यहां बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, बहुत अच्छा। आपको कुछ कृषि विश्वविद्यालय दिए गए हैं और उसमें से बताना है कि कौन सा कृषि विश्वविद्यालय अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, यहां पर आप देखेंगे कि आपको दोस्तों यहां पर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूपी मिल जाएगा, क्योंकि नाम से ही लग रहा है यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों, यह मेरठ में है, यूपी के ये मेरठ जिले में है। तो ये भी आप लोग जान गए यूपी में है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो आपको लग रहा होगा भाई गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय ये यूपी में ही होगा, क्योंकि यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत ही थे। तो ये बात ठीक है। नेहरू जी ने उस समय 1960 के आसपास इसकी स्थापना दोस्तों किया था, यूपी में ही किया था। लेकिन आप लोग जानते हैं 2000 में जब 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, तो ये उत्तराखंड में चला गया, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। तो यही यूपी में इस समय नहीं है। तो आप लोग ये जीबी पंत वाला समझ गए होंगे, तो आप इसे याद रखे रहेंगे। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर है, ये भी झांसी में है। तो समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया आपको कानपुर के सेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर अगर हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक व आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक व आर्थिक राजधानी जाना जाता है। इसके साथ साथ और जाना जाता है, क्या है दोस्तों, भारत का चमड़ा शहर कहा जाता है कानपुर को। क्या, भारत का चमड़ा शहर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं पहला वाला सही है। दूसरा वाला का अगर देखें तो कह रहे हैं वाराणसी को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये बात गलत है। ये प्रधानमंत्रियों का शहर किसे कहा जाता है, यह प्रयागराज को कहा जाता है, पुराना नाम इलाहाबाद। तो प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अब तक जितने भी 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, 14 तो हुए हैं, लेकिन एक गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक जो थे उनको अगर ले ले
तो 15 हो जाते हैं। उन 15 में से 7 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलाहाबाद से संबंध था। तो जैसे कुछ लोग पढ़े, कुछ लोगों का जन्म ही यहीं पर हुआ, कुछ लोगों का समय, बहुत सारा समय यहाँ बीता। तो इस तरह से ये प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ वाराणसी को भी कुछ कहा जाता है, क्योंकि ये भी पूछा गया है। वाराणसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? जैसे आप लोग जानते होंगे, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। ऐसे दोस्तों कई सारे यहाँ पर नाम आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर देखोगे, ये एक वाराणसी का नाम आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? वाराणसी कहा जाता है। तो दूसरा आपका गलत हो गया, पहला सही था। तो आपका क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो ये आपका केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 28 वाले को देखें, तो आपसे करें उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम का संयंत्र स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र स्थित है? तो हिंडाल्को का नाम सुनते ही आप लोगों का आ जाता होगा रेणुकूट। ये दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट। तो आप लोग देख लिए ऑप्शन नंबर बी, ये रेणुकूट में है। रेणु कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जो जिला है सोनभद्र, तो वहीं पर है ये। समझ गए आप लोग? सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग अगर देखें यहाँ 29 में, तो यहाँ आपसे कुछ जोड़े दिए गए हैं। कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है भाई? चलते हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं कौन सा सही नहीं है भाई। देखे यहाँ जेके मंदिर जब पहला आता है, जेके मंदिर कानपुर में है, तो बिल्कुल दोस्तों ये कानपुर में है। दिगंबर जैन मूर्तियां इटावा में हैं, बिल्कुल हैं, ये भी सही है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर ये कह रहे हैं चित्रकूट में है, तो चित्रकूट में नहीं है दोस्तों, यह देवरिया में है। कहाँ है? जो पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं उनमें जो देवरिया है, तो वहां पर है। इसको याद रखे रहेंगे। बाबा सोमनाथ का मंदिर चित्रकूट में नहीं, देवरिया में है। और कालिंजर का किला आप लोग जानते हैं बांदा में है, ये लोग जानते ही हैं, कई बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका गलत कौन हुआ? आपका सी वाला गलत हुआ, क्योंकि कोई सही नहीं है, तो सी वाला सही नहीं था। चित्रकूट की जगह देवरिया होना चाहिए था। 30 वाले में दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि कौन सा हमारा एक जोड़ा सही नहीं है। तो फिर वही बात, ऐसे प्रश्न सरल तो होते हैं लेकिन बड़ा खतरनाक होते हैं। थोड़ा सा आप जल्दबाजी किए तो इसको भूल जाओगे, इसको भूलते ही तुरंत गलती कर दोगे। तो यहां आपसे कह रहे हैं अयोध्या श्रवण झूला मेला कहां लगता है? अयोध्या से संबंधित है, बिल्कुल है। ये भी वाला आपका तो सही हो जाएगा। अंबेडकर नगर गोविंद साहब मेला कहां लगता है? ये गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर से ही संबंधित है, बिल्कुल सही है। यहां पर दोस्तों कासगंज जो दिया है श्रावणी मेला, तो ये दोस्तों यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कासगंज में जो मेला लगता है वो शोरों का मेला, आप लोग जानते होंगे। ये शोरों का जो मेला लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपी स्पेशल से संबंधित ये सवाल पूछा गया है। ये सोरो यहाँ छोटा सा रहेगा, तो ये सोरों का मेला कहाँ लगता है? कासगंज में लगता है। अब आप सोचेंगे कि ये श्रावणी किस जिले से संबंधित है, श्रावणी मेला? तो दोस्तों ये जो श्रावणी मेला लगता है, यह एक सेकंड थोड़ा सर्च करके हम आपको बता दें तो आपका कोई छूटने ना पाए, गलत ना होने पाए। एक सेकंड, श्रावणी मेला तो ये कहां लगता है? यह फर्रुखाबाद में, यस फर्रुखाबाद में है दोस्तों, ये फर्रुखाबाद में ये लगता है, फर्रुखाबाद। तो ये आपका गलत था, कासगंज, ये श्रावणी की जगह कासगंज होना चाहिए था। और वाराणसी देव दीपावली, वाराणसी में तो बहुत सारे मेले लगते हैं, जैसे बहुत सारे त्योहार, देव दीपावली, नक्कटैया, गंगा महोत्सव, ऐसे बहुत सारे पूछे गए हैं सवाल। तो सब सही था आपका, यही सी वाला गलत था, यानी कासगंज में शोरो और ये श्रावणी फर्रुखाबाद। संख्या 31 को देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समय लेकर समझाऊंगा, बहुत ज्यादा काम आएगा आपके लाइफ में, आपके बहुत सारे एग्जाम में, तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक समझिएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो इसको, प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें जो पढ़ाई की व्यवस्था थी स्टेज, वो 10+2 पर आधारित थे, यानी एक स्टेज में 10 साल की पढ़ाई, दूसरे स्टेज में 2 साल की पढ़ाई। लेकिन जो नई वाली शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कब आई? 2020 में आई थी। इसमें दोस्तों इस स्टेज को तोड़कर ये 4 स्टेज में कर दिया गया है, 5+3+3+4।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है दोस्तों, इसको समझ लीजिए, इसको समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न कर लेंगे। ये दोस्तों शुरुआती के 5 साल की शिक्षा व्यवस्था। आप लोग जानते हैं बच्चा 3 साल तक घर पर ही रहता है, 3 साल से लेकर 6 साल तक आंगनवाड़ी में। तो इसमें क्या किया गया है, आंगनवाड़ी प्लस कक्षा 1-2 यानी 3 साल आंगनवाड़ी फिर 1-2 यानी शुरुआत के 5 साल की शिक्षा व्यवस्था यहां पर उसमें किया गया है। इसमें केवल खेल कूद को रखा गया है बच्चे को माहौल तैयार करने के लिए। फिर दोस्तों कक्षा 3 से 5 साल तक की पढ़ाई, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। और जो कक्षा 3 से 5 साल तक की पढ़ाई जो 3 साल की है, इसे दोस्तों प्री प्राइमरी या प्रिपरेटरी बोला जाता है, तो इसको ये कह देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 6 से 8 की, कक्षा 6 से 8 साल तक की जो पढ़ाई, कक्षा 6 से 8 तक की जो पढ़ाई है उसके बारे में यहां पर है। फिर दोस्तों यहां पर है, इसे क्या कहा जाता है, इसे मिडिल स्टेज। फिर दोस्तों अंत में जो 4 साल तक की पढ़ाई है कक्षा 9 से 12 तक की, इसे दोस्तों सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है। क्या, सेकेंडरी स्टेज। आप लोग समझ गए होंगे एज को। तो यहाँ ये एज कितनी हो गई दोस्तों, ये 8 साल, यानी कक्षा 2 तक है तो इसका मतलब 8 साल, 3 से 8 साल हो गई। यही कह रहे हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, यानी इसकी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये फाउंडेशनल की बात कर रहे हैं हमें लगता है। तो ये 3 साल से 5 साल तक नहीं, 3 साल से 8, 3 से 8 साल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये। और दूसरे वाले में कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित की गई है। तो दोस्तों नहीं, 6 से 11 नहीं, यहाँ 8 तक तो यही हो गया, 8 से 11। तो 8 से 11 यानी कक्षा 3 से 5 तक की जो पढ़ाई है वो है। तो कक्षा 8 से 11 यहां पर किया गया है। तो ये भी गलत हो गए, दोनों के दोनों गलत हो गए। तो आपका सही क्या करें, क्या सही है, तो डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनजाति से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसी प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरह से कई प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक समझ लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, आगे भी काम देगा। कह रहे हैं आपको कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि कौन सी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को फॉलो करती है। बहुविवाह व्यवस्था का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति एक बार में एक से अधिक शादी करता है, एक से अधिक जीवन साथी रखता है। तो दोस्तों दिए हुए ऑप्शन में जो बहुविवाह व्यवस्था को फॉलो करने वाली जनजाति है ये जौनसारी है। जौनसारी दोस्तों कहां पर है, यह उत्तराखंड की दोस्तों ये जनजाति है, ये समझ लीजिए आपका। ये तो हो गया दोस्तों आपके प्रश्न की जो डिमांड थी उत्तर की वो हो गई। अब आप समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, अभी दोस्तों चर्चा में बहुत ज्यादा थी, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है दोस्तों, हट्टी जनजाति। हट्टी जनजाति उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, हट्टी जनजाति। वो हट्टी जनजाति आज भी यह कहती है कि भाई हम लोग संपत्ति के बंटवारा नहीं चाहते हैं, इसलिए जितने भाई होते हैं सब लोग मिलकर एक ही महिला से शादी करते हैं। उनमें लगभग 100% ऐसा प्रचलन है जो हिमाचल प्रदेश में है, बहुत ज्यादा है। एक तो ये हट्टी जनजाति में है दोस्तों, और दूसरा दोस्तों ये एक टोडा जनजाति आप लोग सुने होंगे, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये पाई जाती है टोडा जनजाति। ये लोग भी दोस्तों बहुविवाह प्रथा इनमें भी है। तो हट्टी, टोडा, जौनसारी ये सब याद रखे रहेंगे। हट्टी हिमाचल प्रदेश की है, अभी चर्चा में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कृत्रिम अंग का निर्माण निगम कहां पर स्थित है, तो कृत्रिम अंग जैसे किसी का हाथ पैर डैमेज हो गया तो उसको आर्टिफिशियल हाथ पैर या कोई अंग लगाना हुआ, तो ये दोस्तों कानपुर में है, यूपी के कानपुर में है, मैंने तो देखा हूं। तो वहां पर ये कहां है वो दोस्तों, कानपुर। अगले पेज पर यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर। आगे दोस्तों यहां पर है दोस्तों 34 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कौन सी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां संख्या के मामले में, प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक जनजाति है दोस्तों। तो ये सोनभद्र आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिया गया है, एक बैगा तो पाई ही जाती है दोस्तों, यहाँ पर बैगा तो पाई जाती है जनजाति, ये कहाँ पर है, यह सोनभद्र में ही है। तो ये एक तो बैगा है, और यहाँ पर ये सहरिया नहीं है दोस्तों, सहरिया ये ललितपुर से है, ये ललितपुर में, ललितपुर से संबंधित है। सहरिया तो एकदम नहीं है, सहरिया ये ललितपुर में ही पाई जाती है केवल। और ये अगरिया, दो नाम है, सहरिया अगरिया, तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगरिया, खैरवार, बैगा, ये सब दोस्तों सोनभद्र में पाई जाती हैं। और दोस्तों ये जो खैरवार है ना, ये और राज्यों में, देवरिया के, ये मतलब देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, ये कई सारे जिलों में पाई जाती है। ये कई सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप केवल अगर 2 वाले को हटा दीजिए जहां जहां ऑप्शन में है,
तो आपका काम बन सकता है, आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़े हम लोग अगर देखें 35 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1834 ईस्वी में ये जो उत्तर प्रदेश को दोस्तों ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में बनाया गया था 1834 में। आप लोग जानते हैं बदल बुदल कर दोस्तों जब 1836 में मतलब 1936 में इसका नाम क्या कर दिया गया था। इसके बीच हालांकि बहुत बदलाव हुए थे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है 1936 में संयुक्त प्रांत पड़ा, संयुक्त प्रांत, फिर जो आगे चलकर 1950 में यूपी पड़ा, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1834 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके ये आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। आगे दोस्तों हम लोग 36 में देखें तो आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो दोस्तों एटा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। यहाँ पर अमीर खुसरो एटा से संबंधित है। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, बिल्कुल है। जोश मलिहाबाद से संबंधित है, ये भी सही है। शुरुआत के 3 सही हैं मेरे भाई, तो इसका मतलब गलत ही डी वाला ही होगा। क्यों गलत है दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल आप लोग जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीबी, काकोरी एक्शन में इनको फांसी की सजा हुई थी। ये प्रयागराज से नहीं थे दोस्तों, ये प्रयागराज से नहीं थे, तो कहां से थे दोस्तों? ये शाहजहांपुर से थे। इनका जन्म कहां हुआ था? शाहजहांपुर में, यूपी के शाहजहांपुर। तो आप लोग याद कर लेंगे इसे। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हुआ। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, आगे यहां पर आपका 37 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2010 से 2011 तक कितना बड़ी हुई थी। मेरे भाई प्रश्न आपको देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन कोई दम नहीं है। थोड़ा सा आप जानते होंगे ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई इतना तो आप तैयारी करें, आपको मालूम होगा ना। एक औसत रूप से पॉइंट को अगर छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67% है। कितनी है? 67 पॉइंट कुछ है, लेकिन हम 67% मान लेते हैं, 67 है। और आप लोग जानते हैं इसमें महिला पुरुष पूछ देता है तो आप 10 जोड़ दीजिए, 77 पुरुष साक्षरता हो जाता है, 10 घटा दीजिए 57, तो महिला की साक्षरता। तो एक ये 2011 की हो गई। अगर आपका 2001 का मालूम होगा दोस्तों, 2001 की अगर साक्षरता मालूम होगी तो कितना था दोस्तों? ये 56% था। तो 56 था दोस्तों। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ? आप क्या समझ रहे हैं? ये 56 से 67 हो गया तो कितनी बढ़ोतरी हुई? लगभग 11 हुई। तो लगभग 11 कहां है? यहां है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए आप लोग? नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। आगे चलते हैं, ऐसे ही आप याद करिए। इसका मतलब आप 2001 को भी याद कर लिए और 2011 का भी याद हो गया। डिफरेंस पूछेगा तो आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। आगे देखें अगर हम लोग 38 वाले में, तो आपको आपका ऑप्शन तो छिप गया है अगले पेज पर। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है सूची 1 में बांध का कुछ नाम दे दिए गए हैं, सूची 2 में दोस्तों यहां पर आपको दिए गए हैं नदी। कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग यहां जानते हैं ये माता के लिए उसका बेतवा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माता टीला कहाँ है? बेतवा नदी, ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो यस। और मेजा बांध कहाँ है? ये बेलन नदी पर बनाया गया है, ये बेलन नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों एक है यहाँ पर ये ओबरा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिहंद नदी पर बनाया गया है, ये रिहंद नदी पर। और अगला हमें मालूम भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है मालूम करने का, काठी राम गंगा नदी पर। तो आप समझ गए होंगे। डी वाला 1 पर, बाकी ए बी 3 सी 4। इस हिसाब से हमारा कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 39 वाले में, तो वहां पर भी दोस्तों आपको कुछ कथन पर विचार करना है, विचार करके बताना है कि सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है भाई, देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन को अगर देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ये विश्वविद्यालय है जो 1887 में बना। 2024 के पीसीएस में ये कोई प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न नहीं था, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट था इलाहाबाद की स्थापना से संबंधित 1887 में। 2024 वाले पीसीएस में ये वाला ऑप्शन था यहाँ पर। तो पहला तो आपका ये दोस्तों सही हो गया।
दूसरा जो पूछ रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की आपसे बात कर रहे हैं, तो BHU की स्थापना दोस्तों वाराणसी में हुई थी, 1916 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आपको कमेंट करके एक बार बता देना है किसने किया था दोस्तों, आपको ये याद है कि नहीं है, आप थोड़ा सा कमेंट करके बता देंगे तो बड़ी खुशी होगी। तो आपसे कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो दोनों, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो गड़बड़ है, दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग अगर देखें 40 वाले में, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है। तो चौखंडी स्तूप दोस्तों, आप लोग अगर थोड़ा सा बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे अगर, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था, तो वही वाराणसी के सारनाथ में ही यह चौखंडी स्तूप है। कैंट से दोस्तों 8-10 किलोमीटर दूरी पर है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 41 वाला को देखें, तो आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कौन सा गलत है। तो आल्हा दोस्तों बुंदेलखंड से संबंधित हैं, बिल्कुल है। बिरहा दोस्तों हम लोग जानते हैं भोजपुरी में गाया जाता है, खास करके अहिर जातियों के द्वारा, ये पूर्वांचल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये बी ही वाला आपका सही है। अब दोस्तों गलत तो अभी नहीं मिला, देखते हैं ये चौती, तो दोस्तों चौती नहीं, ये चैती होना चाहिए था, चैती रुहेलखंड से नहीं है, चैत वेत के आसपास में ये गाया जाता है दोस्तों, चैती चैता आप लोग सुने हैं। ये भी दोस्तों पूर्वांचल से ही संबंधित है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार यानी पूर्वांचल से संबंधित ये भी है। तो यहाँ पर ये वाला तो आपका गलत है, रुहेलखंड नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है। और कजरी तो जानते हैं दोस्तों, ये अवध वाले क्षेत्र, खास करके मिर्जापुर और पूर्वांचल, वहां पर भी ये प्रचलित है, तो ये भी वाला आपका सही ही है। आगे चलते हम लोग देखते हैं यहाँ 42 वाले में, तो कह रहे हैं कौन सा एक जोड़ा हमारा सही नहीं है। तो बड़ा खतरनाक होते हैं ऐसे प्रश्न, देखने में तो सरल हैं लेकिन घाव बड़े गंभीर करते हैं ये। यहाँ ए वाले में आपसे पूछा जा रहा है गौर झील रामपुर में है, तो दोस्तों क्या गौर झील रामपुर में है, तो ये बात बिल्कुल सही है, रामपुर में है, ऑप्शन नंबर ए तो सही हुआ आपका, लेकिन उत्तर अभी हमें मिलेगा वही उत्तर, हम उसी को मानेंगे जो गलत होगा। तो बरुआ सागर झील दोस्तों कहाँ है ये, बरुआ सागर झांसी में है, तो बर के वो झोंस गया तो झांसी हो जाएगा। कुंद्रा समुंदर ये कहाँ पर है, उन्नाव में है, अभी उन्नाव बहुत ज्यादा चर्चा में था दोस्तों, आप लोग जानते हैं। ये तो आपका यानी ए भी सही है, तो शुरू के 3 सही हो गए, तो डी ही वाला गलत होगा, क्योंकि दोस्तों चित्तौरा झील करें अंबेडकर नगर में है, अंबेडकर नगर में नहीं, यह बहराइच में है, बहराइच में स्थित है। आप लोग बताइए, नेपाल से सटा हुआ है ये बहराइच है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चले अगर अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे भाई अंबेडकर नगर क्या कोई झील नहीं है, अंबेडकर नगर में भी एक झील है, दरवन झील उसका नाम है दोस्तों, दरवन, तो ये भी आप जान लीजिए, अंबेडकर नगर दिया है तो अंबेडकर नगर संबंधित कुछ जान लेंगे, तो दरवन झील है। और ये चित्तौरा कहाँ है, बहराइच में है। आगे चले हम लोग देख लेते हैं 43 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित एल्फ्रेड पार्क का नाम बदल दिया गया है और इसका क्या नाम रखा गया है। तो दोस्तों जो भी इलाहाबाद बच्चे होंगे तो वहाँ का नज़ारा देखे होंगे, अजीब अजीब सी गतिविधियाँ होती है वहाँ, जो भी बच्चे गए होंगे देखे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से है, वहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है, ऑप्शन नंबर बी, इसी पार्क में वो अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। आगे देखते हैं हम लोग 44 वाले में, तो उत्तर प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। कब ये बनी थी दोस्तों, ये जो बनी थी 1963 से 3-4 साल के लिए बनी थी शायद, 1963 से लेकर 1967 तक बनी थी, 1963 से लेकर 67 तक ये यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और दूसरी महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुश्री मायावती जी, ये उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री। और दोस्तों मायावती जी से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, तो मायावती जी हो जाएगा। तो यहां आप डिफरेंस याद रखे रहेंगे कि ऐसी दलित महिला सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनी, तो मायावती जी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका उत्तर तो बी होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम दोस्तों इतना बता देते हैं तो आप कंफ्यूज न होइएगा, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक देखेंगे, क्योंकि मैं सीधा प्रश्न पढ़ूं उत्तर बता दूं तो आपको लगेगा हाँ यार मजा आ रहा है, लेकिन मैं उसी में घुस घुस कर आगे पीछे दाएं बाएं
निचोड़ने का प्रयास करता हूं उस प्रश्न को। उस जैसे आप नींबू को बिना निचोड़े फेंक देंगे तो भाई पैसा बर्बाद जाएगा। इसी तरह से मैं सोचता हूं कि निचोड़ निचोड़ कर उस प्रश्न में से जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें निकल सकती हैं निकाल कर आपको दे दिया जाए, जिससे आपका भरपूर लाभ मिले। आप समय दिए हैं तो आपके समय का कदर करें। उस समय का आपको दोस्तों उस कीमत समझता हूं मैं कि आपने समय दिया है तो उसका आपको लाभ मिलना चाहिए। तो 45 वाले में आपसे कह रहे हैं कथन पर विचार करें, बताएं सही क्या है। तो देखें, भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर में है, बिल्कुल है। और इसमें भारत माता नाम ही है भारत माता मंदिर, तो मूर्ति किसकी होगी? भारत माता की होगी। तो कह रहे हैं इस मंदिर में देवी की प्रतिमा, भाई देवी देवता की नहीं है, भारत माता की दोस्तों वहां पर प्रतिमा लगी हुई है, तो ये गलत। तो कह रहे हैं सही क्या है? तो सही केवल एक है, 45 का आपका ए हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं कि गैसों का विचार कीजिए। आपको कुछ गैसेस दे दिए गए हैं, उन पर विचार करके बताना है दोस्तों। हमें क्या बताना है? मुख्य रूप से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन योगदान देती है? तो आपको थोड़ा सा अगर दिमाग बुद्धि थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं तो भाई ऑक्सीजन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये कहाँ ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? ये तो नहीं देगी मेरे भाई। तो इसको आप हटाना शुरू करें तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर ए निकल जाएगा। यानी ये सब जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं, ऑक्सीजन नहीं देता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। देखने में तो भारी भरकम है, लेकिन सीधा सीधा फैक्ट पर आधारित है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको और बता देना है सही क्या है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में। तो पहले आप जान लीजिए फ्लू गैस क्या होता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं विद्युत संयंत्रों में जो कोयला जलाया जाता है, ईंधन जलाए जाते हैं, उससे जो मोटा मोटा धुआं निकलता है, उसी धुआं को दोस्तों फ्लू गैस कहा जाता है। फ्लू गैस किसे कहा जाता है? उसी धुएं को। उसी धुएं में दोस्तों सल्फर की बड़ी मात्रा होती है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो हम लोग कुछ प्रणालियों के माध्यम से कुछ ऐसी गैसों का छिड़काव करते हैं जिससे फ्लू गैस से सल्फर निकल जाए। तो यहाँ डीसल्फराइजेशन यानी फ्लू गैस से सल्फर को निकाल देना फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहलाता है। तो यहां देखें पहले में क्या कर रहे हैं, FGD यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न निकास गैस हैं जैसे फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाना, सल्फर डाइऑक्साइड को हटाया जाना ही यही फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहलाता है। तो बिल्कुल वही मैंने आपको बताया सही है। भारत में 90% कोयले में सल्फर की मात्रा कम है, यानी जो भारत में जो कोयला पाया जाता है 90% कोयले में ये सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इसलिए दोस्तों FGD प्रणाली का कार्यान्वयन हमारे यहाँ कम महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस प्रणाली का जहां कि कोयला में सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा सही है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है। आपको इरूसिक एसिड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना एक सही क्या है। तो दोस्तों इरूसिक एसिड क्या होता है कि सरसों का जो हम लोग तेल पिरवाते हैं उस तेल में एक फैटी एसिड होता है दोस्तों। ये इरूसिक एसिड क्या है? एक तरह की फैटी एसिड है। कहाँ पाया जाता है? सरसों के तेल में। तो दोस्तों इसी से संबंधित बताना है सही क्या है। तो पहला को देखोगे, यह एक प्रकार की फैटी एसिड है जो मुख्य रूप से भारतीय सरसों से निकाले गए सरसों तेल में पाया जाता है। बिल्कुल वही मैंने बताया। उच्च इरोसिक एसिड वाला सरसों का तेल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह हृदय रोग को उत्पन्न कर सकता है और यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हाई एसिड वाले दोस्तों जो हाई इरोसिक एसिड वाले सरसों होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों आपका कह रहे हैं, देखते हैं, दोनों तो हमारे सही हो गए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है सही की गलत। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। मेरे भाई सही तो दोनों थे, गलत कोई नहीं था, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऐसा कोई नहीं था जो गलत था। आगे देखते हैं हम लोग 49 वाले में आपसे पूछा जा रहा है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो कह रहे हैं यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसके बारे में, डॉक्यूमेंट को यहीं देखें। तो कह रहे हैं कि 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये जानते हैं जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन 1985 में नहीं,
1981 में किया गया था, तो इसे आप याद रखे रहेंगे। तो आपका ये दूसरा तो गलत, पहला सही, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा केवल एक। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर हम 50 को देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल या सम्मेलन दिए गए हैं, यहाँ से वन लाइनर के रूप में भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो आप इसके याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारी जगह पर काम देगा। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, मिलाकर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था दोस्तों? 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था दोस्तों। आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे दूं, मैं डेट इसलिए हर जगह आपको लिखते जाता हूं क्योंकि आपको पीसीएस जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट। क्रोनोलॉजी वगैरह में पूछ लेता है, सीधे सीधे भी पूछ लेता है। तो दोस्तों ये होता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व स्तर पर ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, गैस वगैरह हैं, उनको कम करना है, उन पर रोक लगाना है। तो ये कहां पर है? ये दूसरे वाले पर चले जाएगा, देख रहे हैं यहां पर है ना, उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहां पर दिया है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था दोस्तों? सन 2000 में हुआ था। डेट याद रखे रहेंगे, सन 2000 में हुआ था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इससे क्या होता है कि जो जीवित जैविक संसाधन है उनका दोस्तों एक दूसरे से साझा करना, उनका परिवहन करना, संचालन करना, उसके उपयोग बढ़ावा देना, ये इससे संबंधित है। तो ये यहां हो जाएगा। अब आता है दोस्तों यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट है नगोया प्रोटोकॉल। ये सन 2010 में हुआ था। कब हुआ था? ये 2010 में हुआ था नगोया प्रोटोकॉल। यह दोस्तों एक तरह से अनुवांशिक संसाधन जो होते हैं उनको उपयोग को मतलब उससे संबंधित है। तो यहाँ पर दिया है, देख रहे हैं ना, नगोया अनुवांशिक संसाधनों को उत्पन्न होने वाले लाभों का न्यायसंगत बंटवारा करना है। तो यस। अब बाकी एक बच रहा था बेसल कन्वेंशन, जिससे हम कंफ्यूज थे इसलिए इसको रोक दिए थे। स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के लिए सीमा पार खतरनाक कचरे की आवाजाही को नियंत्रित करना। तो आप समझ गए होंगे, आपका डी वाला एक पर जाएगा, बाकी ए 2 बी 3 सी 4। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा ये भी बता दें कि बेसल कन्वेंशन ये कब हुआ था? 89 में हुआ था, 1989 में। तो सारी चीजों को, डेट को याद रखे रहेंगे, समझ दिए हैं दोस्तों। तो ऐसे नहीं, आपको इसको दूरगामी लाभ होगा अगर याद करेंगे। चले हम लोग देखते हैं आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा। थोड़ा सा याद करके चलेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। तो ये कहां पर है दोस्तों? ये है आपका ये वाला सी वाला हो जाना चाहिए। 50 का आपका सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं अगर 51 वाले में। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर आपको वही दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना एक सही क्या है। तो देखें, वित्त वर्ष 2023 में भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा, ये दोस्तों करंट से रिलेटेड है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसका मतलब कोई नहीं यहां पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं ये करंट से रिलेटेड दे दिए गए हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये पुराने हैं। तो इनका हम लोग को एग्जाम आते आते ये और भी पुराने हो जाएंगे, तो इनको हम छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं दोस्तों। तो हम यहां से शुरू करते हैं। यहां देख रहे हैं आपको दिया है दोस्तों 56 में हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों आप लोग थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे हड़प्पा लिपि के बारे में। हड़प्पा लिपि दोस्तों एक पिक्टोग्राफ थी, यानी चित्रात्मक थी। वो चित्र के माध्यम से दोस्तों उसको लोग समझते थे। तो यह दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। कैसे पता चला? कि दोस्तों दाहिने से लिखते लिखते बाएं की तरफ जैसे जैसे आए वो चित्र छोटी होती गई, यानी जगह कम पड़ी होगी, एडजस्ट करने के लिए छोटा कर दिए होंगे, इसलिए लोग अनुमान लगाए कि यह दाहिने से बाएं की तरफ लिखी गई थी। तो यह कह रहे हैं वर्णमाला पर आधारित थी। नहीं मेरे भाई, मैंने पहले कहा ना, हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ थी, यानी चित्रात्मक थी, वर्णमाला पर आधारित नहीं थी। तो यही गलत हो जाएगा और आपका उत्तर यही होगा। और बाकी सब सही है। दाएं से बाएं मोहरों पर पंक्ति के रूप में कुछ लिखा गया है, एक सांकेतिक चित्र बना है, सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह मिलते हैं, बिल्कुल सब सही है। ये गलत था। आपको दिया है यहां पर दोस्तों 57 में शेवाकी स्तूप के बारे में। शेवाकी स्तूप कहां है दोस्तों? यह अफगानिस्तान के काबुल में है, आप लोग पढ़े होंगे। तो कह रहे हैं यह बिहार में स्थित पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है। आधा तो सही है। पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी का एक प्रमुख बौद्ध युग का स्मारक है, बिल्कुल है, लेकिन यह बिहार में नहीं है दोस्तों, यह अफगानिस्तान के काबुल में है, जहां से बाबर आया था। तो यहां पर कह रहे हैं दोस्तों, ये दूसरे वाले में कह रहे हैं
इनमें कुषाण और हेलेनिस्टिक स्थापत्य कला के प्रभावों का मिश्रण परिलक्षित होता है यानी दिखता है, और इसका निर्माण फील्ड स्टोन मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग करके किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी वाला आपका दूसरा वाला तो सही हो गया, पहला तो गड़बड़ था, दूसरा सही है, तो आपका केवल बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग देखें 58 वाले को, तो आपसे पूछा जा रहा है विचार करना है और बताना है सही क्या है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों, मौर्य काल में संस्था और संचरा नाम के दो गुप्तचर संस्थाएं अस्तित्व में थी। बिल्कुल थी दोस्तों। जैसे आजकल दोस्तों खुफिया एजेंसी हम लोग नाम सुनते हैं ना, वो बड़े बड़े चीजों को दोस्तों खुफिया तरीके से, गुप्त तरीके से सॉल्व कर देती हैं, पता लगाकर किसका मर्डर कौन किया, ये किया। तो उसी तरह से दोस्तों मौर्य काल में ये संस्था और संचरा नाम की दो गुप्तचर संस्थाएं होती थी। संस्था एक ही क्षेत्र में रहती थी, जैसे भिखारी बनकर किसी को भेज दिया, भंगी वाला बनकर भेज दिया, फेरी वाला बनाकर भेज दिया जाता है कि पता लगाओ मैटर आखिर क्या था। तो लोग पता लगाते थे, आप लोग सुनते होंगे पुराने, जब पुरानी फिल्मों में आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है। और ये संचरा क्या थी, यह दोस्तों जगह जगह जाती थी, एक जगह नहीं रहती थी, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, यानी यह जैसे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लेवल का दोस्तों ये गुप्तचर काम करती थी। तो पहला वाला तो सही है। दूसरे में करें, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सेल्यूकस कौन था दोस्तों, यह जो आपका वो सिकंदर था उसका सेनापति था ये सेल्यूकस। इसी ने मेगास्थनीज को राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था, बिल्कुल भेजा था। और यही दोस्तों मेगास्थनीज ने एक बहुत बड़ी दोस्तों रचना लिखी है। और दोस्तों इसी मेगास्थनीज ने एक लिखा है, क्या लिखा है, इंडिका लिखा है। वो इंडिका क्या है, इंडिका एक फोर व्हीलर का नाम है अपने यहाँ, है ना। तो दोस्तों यही इंडिका लिखा है। इंडिका क्या है, भारत और चंद्रगुप्त शासन, मतलब भारत में जो चंद्रगुप्त का शासन था उससे संबंधित यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है इंडिका में। तो याद रखे रहेंगे, ये भी पूछा जाता है। तो आपके सही तो दोनों हो गए, तो गलत कौन सा हुआ आपका, मतलब सही दोनों है, सही पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक तरफ आपको जैन दार्शनिक शब्द दे दिए गए हैं, जैन दार्शनिक से जुड़े हुए शब्द, और दूसरी तरफ उसी शब्दों का आपको अर्थ दे दिया गया है। पढ़ के बताना है कि कितने हमारे सुमेलित हैं, चार दिए गए हैं, चार में से कितने सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है अनेकावांत, क्या अनेक में रहना, ऐसा ही कुछ है। अनेकावांत का दोस्तों दृष्टिकोणों की बहुलता का सिद्धांत दिया गया है। तो जैसे दोस्तों सत्य और वास्तविकता के मतलब विभिन्न दृष्टिकोण से परखता जाता है, आखिर वास्तविक क्या है और सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर ये पहला वाला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाला दोस्तों स्यादवाद का सिद्धांत आप लोग खूब पढ़े होंगे। ये दोस्तों सापेक्ष सत्य का सिद्धांत बताता है, किसी के सापेक्ष में ये बताता है, तो ये भी सही है। कैवल्य ज्ञान दोस्तों यहाँ पर दिया है। तो कैवल्य ज्ञान दोस्तों भौतिक संपत्ति से अनासक्ति की ओर नहीं बताता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैवल्य ज्ञान दोस्तों ये बताता है दोस्तों, जैसे कि कई कह सकते हैं ना कि जो मतलब बंधनों को नष्ट करने के बाद जो होने वाला दोस्तों जो संपूर्ण ज्ञान है, जैसे आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना, तो आत्मा को मोक्ष के ले जाने की ओर बात करता है ये केवल ज्ञान, भौतिक संपत्ति से अनासक्ति की ओर नहीं। तो ये गलत हुआ। संलेखना तो आप लोग जानते हैं क्या होता है जैन धर्म में, कि जो लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनको लगता है कि अब जीवन जीना कठिन हो गया है, तो वो भूख और जल और पान को त्याग कर किसी स्थान पर पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहीं पर वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो यही एक स्वैच्छिक मृत्यु है ये संलेखना। तो चार वाला भी सही है, तो 1 2 4 सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आपको हड़प्पाई स्थल दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके उत्खनन कर्ता दे दिया गया, मिलाकर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हड़प्पाई स्थल लोथल जो दिया गया है दोस्तों, लोथल कहाँ है, यह गुजरात में है। और इसकी उत्खनन कर्ता कौन थे, तो राव साहब थे, तो एस आर राव ये हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान में है। तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे, ये काला थे तो लाल, तो ये बीबी लाल। और धौलावीरा के उत्खननकर्ता बिष्ट साहब थे और हड़प्पा के माधव स्वरूप वत्स। तो आप लोग समझ गए होंगे, डी वाला तो 1 पर जाएगा और ए वाला
3 पर, बी वाला 2 पर, तो A3 B2 ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 61 वाले को अगर देखते हैं तो यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर विचार करके आपको बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी थी, इसे नदी तमा कहा जाता है। तो नहीं मेरे भाई, ये ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, सिंधु नदी नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर ये गलत हो गया। और ये नदी तमा का मतलब क्या होता है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। नदी तमा का मतलब होता है दोस्तों नदियों में श्रेष्ठ, नदियों में सबसे अच्छी नदी। तो किसे कहा जाता था, यह सरस्वती नदी को कहा जाता था। तो याद रखे रहेंगे आप। तो ये तो आपका गलत हुआ। दूसरे ऑप्शन को देखें, दूसरे वाले स्टेटमेंट को, तो कह रहे हैं राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में किया गया था। बिल्कुल, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निर्गुण भक्ति शब्द का क्या अर्थ है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भक्ति आंदोलन में दोस्तों हमारे भक्ति को 2 भागों में बांटा गया है, भक्ति शाखा को, निर्गुण भक्ति और सगुण। निर्गुण में क्या होता है कि वो किसी मूर्ति, किसी देवता के गुणगान नहीं करते हैं, वो एक रियलिटी की बात करते हैं, जैसे आपको कबीर को समझ लीजिए, और ऐसे जो है वो। और एक होता है सगुण, सगुण में जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप तुलसीदास हो गए, मीरा हो गई, ये सब किसी भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी गुणगान करते हैं। तो यही बात है, यहाँ पर निर्गुण पूछ रहा है, तो निराकार गुण रहित ईश्वर के प्रति भक्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग अगर 63 वाला, तो 63 वाले में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है, तो इसमें क्या कहा है, दौलताबाद किले के संदर्भ में आपसे कुछ बात की जा रही है। दौलताबाद किला कहाँ है दोस्तों, यह साउथ में है। तो दोस्तों यह किला मूलतः देवगिरी के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। तो बिल्कुल देवगिरी को दौलताबाद किया था मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पहले यादव वंश का शासन था। तो सही है। दूसरे वाले में करें, यादव तुगलकों और मुगलों सहित कई राजवंशों की राजधानी रहा दौलताबाद किला, यूनेस्को के यहाँ पर, तो ये भी तो दोस्तों यहाँ दूसरे वाले स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं यादवों, तुगलकों और मुगलों सहित कई राजवंशों की राजधानी रहा दौलताबाद किला, यूनेस्को द्वारा भी नामित विरासत स्थल है। बिल्कुल है। तो ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब आता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन पूछा क्या जा रहा है, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, दोनों तो सही निकल गए, यानी डी वाला हो जाएगा। तो बताना है इसमें से सही क्या है। तो दोस्तों पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं देवराय प्रथम ने 1406 से 1430 तक विजयनगर साम्राज्य का शासन किया था। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर थोड़ी सी गलत है, यह 1406 से लेकर 1422 तक इन्होंने शासन किया था, 1422 तक, तो 1430 नहीं था। तो यहाँ आपका ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, 1422 ही था, तो ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरे वाले में कह रहे हैं इतावली यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने देवराय प्रथम के दरबार का दौरा किया था। बिल्कुल किया था। तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग जानते हैं चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, इसका आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे कह रहे हैं सही क्या है। तो पहले वाले ऑप्शन को अगर हम लोग स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं चोल साम्राज्य को मंडलम, मंडलम मतलब जैसे प्रांत, वलनाडु जैसे यहाँ पर जिला तथा उर में विभाजित किया गया था, जहां नाडु और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वायत्त स्थानीय शासन स्थापित किया गया था। बिल्कुल ये सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं चोल वंश ने केवल स्थलीय व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया और विदेशी क्षेत्रों के साथ कोई महत्वपूर्ण व्यापार संबंध नहीं बनाए। तो ये बात गलत है, उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ व्यापार बहुत ज्यादा पीक पर पहुंचाया था दोस्तों। तो ये केवल यहाँ पर दे दिए, इसलिए गड़बड़ हो गया ये। तो आपका सही केवल एक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 66 वाले में, तो आपसे कह रहे हैं कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों जानते हैं इसी का नतीजा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह था। 1900 जानते हैं 37 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने कई सारे प्रांतों में सरकार बनाई थी, और जब द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस से पूछे वो लोग भारत को
द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिए थे, इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, हमें शामिल कर लिया। तो यहाँ पर यही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्वितीय युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। जानते हैं फिर इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था, इसी के विरोध में कि भाई क्यों हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आपने हनन क्यों किया, कि हमसे बिना पूछे आपने ये कर दिया। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखने में तो भारी भरकम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये फैक्ट पर ही आधारित है, कोई दम नहीं है। तो देखें, पहले वाले स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि 1913 में अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपी थे। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ आप जान लीजिए, इनको कई तरह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव जैसे उपनामों से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न तो बनता ही है, लेकिन और जान लीजिए, इनको दोस्तों 1913 में जो नोबेल प्राइज मिला साहित्य के लिए, तो दोस्तों यह नोबेल प्राइज पाने वाले पहले गैर यूरोपी थे। यानी अब तक यूरोपियों को मिलता था, लेकिन ये गैर यूरोप से संबंधित पाने वाले पहले व्यक्ति थे। एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि पहले गैर यूरोपी तो थे ही, पहले एशियाई व्यक्ति भी हैं और पहले भारतीय भी हैं। तो तीनों से संबंधित गैर यूरोपी, एशियाई पहला और पहले भारतीय, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत जगह पूछा गया, इसलिए मैं यहां बता दिया। दूसरे वाले में कह रहे हैं, उन्होंने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में सीखने के दर्शन पर आधारित है। यह भी सही है। तीसरे वाले में कह रहे हैं 1937 में दोस्तों उन्होंने भारत बर्मा सभ्यतागत संबंधों और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए चीन भवन की स्थापना किया 1937 में। ये भी कई तरह से पूछा गया है कि चीन भवन की स्थापना कब और किसने किया, तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, इनको दोस्तों एक मिली थी दोस्तों उपाधि, उस उपाधि का नाम था दोस्तों नाइटहुड की उपाधि। किसकी दोस्तों? नाइटहुड की उपाधि मिली थी। जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने वापस कर दिया था उसे। आप लोग को याद होना चाहिए दोस्तों ये। तो चले हम लोग, आपका यहाँ 3 के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सभी 3। आगे दोस्तों अगर हम लोग यहाँ देखें 68 वाले में, तो कुछ चीनी यात्रियों के नाम दिया है। क्रोनोलॉजी में हमें बताना है, भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम। तो दोस्तों इसको एक कोटेशन में याद किया गया है, PHIP, यानी फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग। कहाँ है फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग? तो नहीं, कहाँ है? अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ ऊपर वाले में है, ऊपर वाले में है। हाँ यही है, फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग। दो नाम दिया है, कंफ्यूजन हो जा रहा है, बी वाला ही है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 69 वाले में ज्योतिबा राव फूले से संबंधित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बहुत अच्छे समाज सुधारक रहे ये ज्योतिबा राव फूले। महिला और दलित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्राह्मणवाद का इन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया था। तो यहाँ पर है दोस्तों, पहले वाले में आपसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट देकर सही बताना है। तो कह रहे हैं जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए ज्योतिबा राव फूले ने 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये बात सच है दोस्तों कि जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने के लिए ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। लेकिन ये 1875 में नहीं, 1873 में इन्होंने किया था, आप लोग जानते हैं। तो सत्यशोधक की समाज की स्थापना 1873 में, तो ये गलत हो गया आपका डेट की वजह से। दूसरा वाला में 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला, और बाद में पुणे में श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए रात्रिकालीन विद्यालय 1855 में शुरू हुई है। ये वाला सही है दोस्तों। तो आपका 69 का कौन सा सही है? ये केवल दूसरा सही हुआ, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आगे हम देखें अगर 70 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है, कुछ जोड़े दिए गए हैं, एक तरफ सामाजिक सुधार आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता दिया गया है, मिलाकर बताना है कि कौन से हमारे सही सुमेलित हैं। तो देखें, अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान, आप लोग जानते हैं ये कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे, तो अलीगढ़ की स्थापना से भी ये जुड़े हैं, तो ये वाला तो आपका सही है। प्रार्थना समाज दोस्तों आत्मारंग पांडुरंग ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ा था दोस्तों? एनी बेसेंट।
तो यस, वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया था दोस्तों? B.A. ब्लावत्स्की, और उनका एक और ए से नाम था दोस्तों, ए से उनका और नाम था ब्लावत्स्की, और एक नाम था उनका अल्काट करके था। यस, बी मैंने याद किया है, दिमाग से उतर गया था, ब्लावत्स्की एंड अल्काट। तो एनी बेसेंट इनसे जुड़ी हुई थी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 सही है यहां पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें साथियों 71 वाले में, तो जलिया बाग वाले हत्याकांड से संबंधित है। यस, अभी मैंने चर्चा थोड़ी देर पहले किया था जब गुरुदेव ने उपाधि त्यागी थी। इसके संदर्भ में दिया है, लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ, आप लोग जानते हैं, पहले ही बता दूं कंसेप्ट के रूप में दिमाग में ज्यादा रहेगा। जलियांवाला वाला हत्याकांड क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया था कि सिर्फ शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, और गिरफ्तार करके अनलिमिटेड टाइम के लिए उसे जेल में बंद कर सकते हैं। तो इस बात का विरोध दोस्तों, दो वहां के दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता थे दोस्तों, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो ये लोग विरोध कर रहे थे इस कानून का कि ये कानून वापस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन्हीं दोनों लोगों को अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो जनता ने जलियांवाले बाग में अहिंसक आंदोलन कर रही थी, तो उस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया। तो यही है, दोनों के दोनों आपके यहाँ पर सही हैं स्टेटमेंट आपके। तो आपका क्या पूछ रहे हैं, सही गलत करें, कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, कौन सा सही नहीं है। तो मेरे भाई सही तो दोनों थे, ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, ऑप्शन डी होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा रहा है यहां पर दोस्तों। 1905 में जिन्होंने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था, तो 1907 में नहीं, ये 1905 में दोस्तों स्थापना किए थे, तो ये याद रखे रहेंगे आपको। तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरे वाले में दोस्तों कहा जा रहा है आपसे, दूसरे वाले में पूछ रहे हैं कि वह बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे और वीर सावरकर से प्रभावित थे। यस, तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो मेरे भाई पहला सही नहीं था, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा तो सही है ना। तो इस बात को आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया करिए। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित के रचनाकार कवि कौन है? तो दोस्तों बुद्ध के जो जीवनी लिखी गई है तो उसका नाम बुद्ध चरित है। तो इसका किसने रचना किया है दोस्तों? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न संख्या 74 को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, 1942 के क्रिप्स मिशन से संबंधित आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि सही क्या है। तो आप पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसी क्रिप्स मिशन जो आया था, इसी के फेल होने के बाद भारतीयों ने इसे ठुकरा दिया था। इसी के फेल होने के बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि क्रिप्स मिशन जो आया था इसमें बहुत सारी कमियां थी, भारतीयों ने इसे ठुकरा दिया। क्योंकि दोस्तों ये कह रहे थे कि वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान का सभा गठन करेंगे, वो भी पूरी आजादी नहीं होगी, डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। तो इस मिशन में युद्ध के बाद भारत के लिए एक प्रभुत्वशाली राज्य का दर्जा और एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन प्रभुत्वशाली राज्य का नहीं, डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे वो लोग, इसलिए ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ये वाला सही है। तो आपका केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे अगर देखें 75 वाले में, तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करें, बताना है सही क्या है। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक प्रणाली अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद द्वारा समर्थित थी। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है दोस्तों। पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किससे संबंधित है? शिवाजी ने अपना शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया था, इसी को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो दोस्तों अष्ट दिग्गज क्या होता था दोस्तों? एक और इसी में पूछा जाता है आपसे, अष्ट दिग्गज ये क्या होता था दोस्तों? आप लोग जानते हैं अष्ट दिग्गज दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का जो समूह रहता था उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। तो दोनों मंत्र याद रखेंगे। उन्होंने एक नौसेना बनाई और सिंधु दुर्ग तथा विजय दुर्ग जैसे तटीय किले बनवाए ताकि समुद्री हितों की रक्षा की जा सके। तो दो वाला भी आपका सही है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, सही क्या है? तो सही क्या है मेरे भाई? तो सही तो दोनों है आपका, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर देखें हम लोग 76 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, थोड़ा विचार करना है और बताना है कि सही क्या है। पहला वाला स्टेटमेंट हम अगर देखें तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय
ये दोस्तों मद्रास में खोला गया था, मुंबई में नहीं। आप लोग जानते हैं इसकी सदस्य हुई थी वो एनी बेसेंट। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये मद्रास में था, मद्रास जैसे आज का कर्नाटक वगैरह एरिया में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। बिल्कुल, तो दूसरा सही है। तो सही कौन सा है? केवल दो, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें 77 में, तो यहाँ कबीर से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कबीर के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए, बताना है सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है भाई, देखते हैं। कबीर ने वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अदृश्य, निराकार, ब्रह्मांड और आत्मन कहा। तो दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर सही है। तो पहला वाला तो सही हो गया, बिल्कुल कहा था। कबीर ने बीजक की रचना की, बिल्कुल की है दोस्तों। तो दोनों के दोनों सही हुए, ऐसा कोई नहीं है जो गलत है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग 78 में, तो दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय से संदर्भित है? तो दोस्तों नील से संबंधित जो किसान थे उनका शोषण कर रहे थे अंग्रेजी व्यापारी, तो उनके उससे संबंधित है, यानी नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न से। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर हम देख लें साथियों यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं एक तरफ काव्य दे दिए हैं, एक तरफ रचनाकार। किस काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो खूब जानते हैं। एक वाल, दीवाल पे दोस्तों पर्दे लगता था, उसी पर्दे पर हम लोग रामायण देखते थे। तो वाल कहाँ है? रामायण हम लोग देखते कहाँ पर? वाल पे देखते थे, तो वाल्मीकि हो जाएगा। मेघदूत, मेघ दोस्तों बादल काले काले होते हैं, तो कालिदास। और यहाँ पर ये तो हो गया। सी वाला यहाँ पर हमारा 2 पे गया, सी वाला 2 पर, और डी वाला 3 पर। तो सी 2, डी 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, हमें पता चल गया। अब हम कह सकते हैं ए वाला 4 पे, तो हमें कंफ्यूजन था। तो सिलप्पादिकारम इलांगो और मणि मेखले शीतले सतनार। आगे चलें, देखें हम लोग 79 का हमारा सी हो गया। आगे बढ़े अगर हम लोग, तो 80 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, आपको कुछ आंदोलन दिया गया है और उन घटनाओं का कालक्रम में हमें क्रोनोलॉजी में बताना है। तो असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन हम लोग जानते हैं। खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये 1919 में जो खलीफा के पद को लेकर था, जलियांवाला के जस्ट बाद हुआ था। और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को इससे जोड़ दिया था, तो हम लोग इसको 1919-20 रख लेते हैं। तो 1919-20 रख लेते हैं इसे हम लोग यहाँ पर। तो और आपका यहाँ दूसरे में दोस्तों आ जाता है यहाँ आपका खेड़ा वाला। तो खेड़ा वाला तो आप लोग जानते हैं 18 में संबंधित है दोस्तों, कई बार आया है ये 1918 में। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? वही 1919, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बारदोली में किसानों का आंदोलन, तो ये दोस्तों सरदार पटेल को इसी से दोस्तों सरदार नाम की उपाधि मिली थी। तो किसान आंदोलन था, तो ये कब हुआ था? 28 में शायद हुआ था ये, तो 1928 में। तो सही है, बिल्कुल सही है, 28 ही है, शायद नहीं लगाना चाहिए था हमें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कौन है, उसके बाद क्रोनोलॉजी में लगाना है ना। तो भाई कौन है, हमें देखते हैं हम लोग कौन सा होगा हमारा। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई होगी, जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपका ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 18 में था। तो 2 कहाँ पर है? सबसे पहले इनको हटा सकते हैं आप, सामने से 2 लगाएंगे। 2 के बाद हमारा कौन होना चाहिए? 2 के बाद हमारा ये 3 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए, और फिर आपका 1 होना चाहिए, और लास्ट में 4। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, 80 का आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं 81 वाले में। तो आपको 19वीं सदी में बुनकरों द्वारा तैयार भारतीय कपड़े के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सही क्या है? तो 19वीं सदी में शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे, जैसे आज ट्रंप ठोक दिया था 50% से घटाकर, फिर जब भारत यूएसए ट्रेड हुआ तो अभी 18% किया है। तो दोस्तों जब भारी सीमा शुल्क लग जाता है, जैसे ट्रंप ने अभी भारतीय सामानों पर लगा दिया था 50%, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सामान अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो अमेरिका वाला कोई सामान भारतीय खरीदेगा नहीं, तो भारत से वो लोग सामान मंगाएंगे नहीं, तो भारत की इंडस्ट्री जो होंगी सामान बनाना बंद कर देंगे, इंडस्ट्री में ताले लग जाएंगे, जो मजदूर वगैरह काम करते हैं इंडस्ट्री में सब घर बैठ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इतना फर्क पड़ता है। तो वही बात है यहाँ पर। तो भारी सीमा शुल्क लगा दिया था, इसलिए भारतीय जो उद्योग पहले थे वो तबाह हो गए थे, क्योंकि वहां उनको अपनी मशीन चलानी थी, मशीन से बने हुए कपड़े। 19वीं सदी के अंत में दक्षिण भारत के शोलापुर और पश्चिम भारत के
मदुरा बुनकरी के महत्वपूर्ण केंद्र है, बिल्कुल। तो ये आपका दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं यहां आपको जोड़े दिए गए हैं, जोड़ों पर विचार करना है, विचार करके आपको बताना है यहां पर कौन सा हमारा सही सुमेलित है। देखते हैं हम लोग। मदिगा समुदाय, ये आंध्र प्रदेश, यहां मदिगा समुदाय, महार समुदाय, दुबला समुदाय, ये सब जो समुदाय दिए गए हैं दोस्तों, इनको जो हालांकि छोटी बड़ी कुछ नहीं होती भाई, अब है तो जो लिखा है बताना पड़ेगा कि जो छोटी जातियां थी, जो वर्षों से दबाई गई हैं, शोषण जिनका किया गया है, उन जातियों को नाम यहाँ पर दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित हैं? ये तो मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, ये यहाँ आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो और आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना वगैरह एरिया में पाई जाती है। महार समुदाय दोस्तों, यह महार जो समुदाय है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। म से महार, म से महाराष्ट्र, और यही महार जाति से अंबेडकर साहब जुड़े हुए थे। दुबला समुदाय ये असम में नहीं है दोस्तों, ये जो दुबला है ये गुजरात में है। तो यहाँ हम जी जे लिख दे रहे हैं गुजरात, ऐसे आप समझ लीजिए। गांधी जी दुबले पतले थे, वो भी गुजरात से थे, तो ये दुबला, गांधी जी गुजरात, समझ जाएंगे आप लोग। तो ये गलत हो गया आपका, 1 2 केवल सही हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग, 83 में क्या होता है? अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं को, सॉरी आधा कटा हुआ है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए, बिल्कुल किया था दोस्तों। बाल हत्या, सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो आप यहाँ इसको कह सकते हैं, ये बात तो सही है। ऐसे प्रयासों का कालक्रम में बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये 1829 के आसपास दोस्तों विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। फिर जाकर ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। फिर आप देखेंगे कि 1856 के आसपास विधवा विवाह के पक्ष में दोस्तों जो थे विद्याचंद्र करके थे, उनके प्रयास से हुआ था। बाद में फिर 20वीं सदी में ये बाल विवाह पर कानून बने। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन यही सही है। हम लोग इसके लिए क्लियर हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको मान लिए, यही सही है आपका। आगे दोस्तों यहाँ देखें हम लोग 84 वाले में, तो आप पर विचार करना है, कुछ विचार करके बताना है कि सही क्या है हमारा। देखें, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। तो जाति प्रथा को बढ़ावा दिया नहीं मेरे भाई, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उससे क्या हुआ कि सभी जाति के लोग, चाहे वो ऊंची जाति को, छोटी जाति को, सब लोग कदम से कदम मिलाकर चले, एक कतार में चले, भूल गए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, एक जगह बैठे, एक जगह पर एक ही थाली में खाना खाए। तो भाई राष्ट्रीय आंदोलन ने जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया, जाति प्रथा को तोड़ा। तो ये बात यहाँ गलत हो गई। वाले स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने छुआछूत को समाप्त करने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। मेरे भाई आत्मसम्मान आंदोलन जानते हैं कहां चला था? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में दोस्तों ये आत्मसम्मान आंदोलन चला था। क्यों चला था? वहां ब्राह्मणवाद इतना बढ़ गया था, छोटी जातियों को सम्मान को दोस्तों वो लोग ताक पर रख दिए थे। तो वही छोटी जातियों ने अपना ग्रुप बनाया कि हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, तो उन्होंने आंदोलन किया था। और गांधी जी ने छुआछूत को समाप्त करने के लिए तो दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था उन्होंने ना। तो ये बात है दोस्तों, कब किया था आप लोग जानते हैं? आप कमेंट में एक बार बता दीजिए गांधी जी ने कब किया था। तो चलिए हम बता दे रहे हैं, 1930 के बाद किया था। आप लोग इतना गेस कर दिए हैं। आगे देखें हम लोग, 1920 में पंजाब में शुरू जो हुआ अकाली आंदोलन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये बात तो सही है, 1920 में पंजाब में अकाली आंदोलन शुरू हुआ। ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है, अकाली आंदोलन कब शुरू हुआ था, कहां शुरू हुआ था? ये तो प्रश्न से ही पता चल गया। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य यह था कि दोस्तों यह सिखों से संबंधित है। तो सिख जो दोस्तों थे, उनमें जो लंगर वगैरह की व्यवस्था, उनमें जो दान दक्षिणा होता था, ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था। तो उनमें बहुत सारी जो कमियां थी, भ्रष्टाचार था, गुरुद्वारे के प्रबंधन में शुद्धिकरण को लेकर ये था यहाँ। तो यही है, लंगरों के जो सब दान दक्षिणा मिलता था, सब जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी। उस सब कमियों को दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम लोग देखें 86 में, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है दल बदल विरोधी कानून से। दोस्तों इसका नाम जब भी आता है तो राजीव गांधी जरूर याद आते हैं दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक बार हुआ क्या था? इसके पहले एक ही दिन में 3 3 सरकारें बदल गई थी।
तो एक दिन कुछ सांसद यहां से वहां गए, अगला लालच दे दिया वहां चले गए, उनकी बन गई, अगला लालच दे दिया तो उनकी। ये उछल कूद मेढक जैसी जो गतिविधियों रोकने के लिए राजीव गांधी ने ये कानून लेकर आया और कहा कि एक तिहाई, जब तक किसी पार्टी से एक तिहाई सदस्य दूसरे में नहीं जाएंगे तो तब तक वो स्प्लिट नहीं माना जाएगा। ये एक तिहाई जाएंगे तो एक तरह से वो विलय करके माना जाएगा। तो बाद में इससे भी नहीं रुका तो इसको 2 तिहाई किया गया। तो जानते हैं आप इसके बारे में। तो इसको 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन में, 54वें में नहीं। तो ये गलत, 1985 सही है लेकिन ये 52वें संविधान संशोधन में हुआ था, तो ये गलत हो गया। दूसरे वाले सदन कह रहे हैं कि सदन का कोई मनोनीत सदस्य यदि नामांकन के 6 महीने बाद, यानी किसी सदन को कि सदन में अगर किसी को हम मनोनीत कर दे रहे हैं, यानी बिना चुनाव लड़े उसको सदस्यता मिल जाती है, अगर वो बाद में राजनीतिक दल शामिल हो जाता है 6 महीने बाद उसकी सदस्यता चली जाती है, बात सही है। तो आपका केवल 2 सही होगा, ऑप्शन सी। आगे अगर 87 वाले को देखें तो अनुच्छेद 21 से संबंधित समझ पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 21 क्या है? पर्सनल एंड लिबर्टी संबंधित है दोस्तों। आप लोग जानते हैं आपातकाल में ये लागू रहता है। तो यहाँ क्या है? यह केवल विधायिका के मनमानी गतिविधियों के विरुद्ध गारंटी देता है, कार्यपालिका के नहीं। नहीं मेरे भाई, विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, सबसे सुरक्षा देता है अनुच्छेद 21। ऐसा नहीं कि विधायिका के कार्यपालिका आपको कुछ भी करे, आपको नंगा कर दे, ऐसा थोड़ी ना है, ये गलत हो गया। 21 का दायरा बढ़ाकर इसमें स्वच्छ पर्यावरण और आजीविका के अधिकार भी शामिल कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला तो आपका सही है दूसरा। तो होगा क्या, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वही गड़बड़ था। तो ऑप्शन नंबर ए यही गलत था आपका। आगे देखें 88 में, तो ये क्रोनोलॉजी दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमें बताना है संगठन निकाय पर विचार करना है और उपर्युक्त कितने, अच्छा सॉरी, संवैधानिक निकाय बताना है। कौन सा इसमें संवैधानिक निकाय? संवैधानिक निकाय का मतलब जिसकी चर्चा संविधान में की गई हो। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था दोस्तों, आप लोग इसके बारे में जानते हो 2018 में मोदी सरकार में। तो इसके कैसे मिला? तो हमारे संविधान में आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? एससी आयोग से। एससी आयोग। और 338 बी किससे संबंधित है? ये एसटी आयोग से संबंधित है। एसटी आयोग अनुच्छेद 338 बी किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो इसका मतलब इसकी संविधान में चर्चा की गई है। तो यस, ये वाला तो आपका सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं, 1993 में इसको बनाया गया था दोस्तों संसद के माध्यम से। राष्ट्रीय विधि आयोग ये भी नहीं है दोस्तों, इसको ही बनाया गया था। भारतीय चुनाव आयोग, यस, इसकी संविधान में चर्चा है। तो 1 और 4 आपका संवैधानिक निकाय है। तो आपका केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए 88 का आपका हो जाएगा। ये सॉरी मतलब 2 है ना, तो केवल ये बी हो जाएगा, केवल 2। तो ऑप्शन बी। 89 में आपका क्या होगा दोस्तों? लोकसभा में उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में आपको सवाल दिए गए हैं। तो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होता है दोस्तों, जैसे ओम बिरला है, उपाध्यक्ष होता है। जो मोदी सरकार अपने शासनकाल में उपाध्यक्ष को अब तक नहीं ली है लोकसभा में, तो उनको लगता है उपाध्यक्ष बनाना, क्योंकि उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी से बनाना होता है। तो मोदी सरकार जब से इधर 2019 में 24 से नहीं बना रही है। तो यहाँ दोस्तों कह रहे हैं एम अयंकर स्वतंत्रता के बाद दूसरे निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। नहीं मेरे भाई, ये अयंगर साहब जो थे, ये स्वतंत्रता के बाद पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई, ये पहले थे। तो दूसरा कौन है नहीं पता, पहला तो सबको पता होगा। संविधान में अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है। यस, 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहती है या उनका पद खाली हो जाता है तो उपाध्यक्ष उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, इसीलिए उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो यस, आपका ये तीसरा वाला सही है। 2 और 3 आपके सही है, तो यानी कह सकते हैं केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। 89 का आपका ये बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 90 वाले में, तो आपसे एक वन लाइनर सवाल पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखें, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, लेकिन वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे जो लेकिन लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, जैसे ओम बिरला इसमें कर रहे हैं। तो ओम बिरला साहब तो लोकसभा के सदस्य हैं, तो आप लोग जानते हैं इनके बारे में। तो ये वाला तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन हमसे गलत पूछा जा रहा है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष होना चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं मेरे भाई, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, 30 नहीं। तो आपका ये गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा।
और बाकी सब यहाँ पर सही है, आपका देख लेंगे। उपराष्ट्रपति पदावधि ग्रहण करने को लेकर 5 वर्ष तक होती है, सब सही है, केवल बी गलत था। तो दोस्तों हम लोगों ने जो अपना टेस्ट 7वां टेस्ट कर रहा था साल, तो आज हम लोगों का दोस्तों ये 7वां था ना, 8वां था। तो आज ये जो 8वां टेस्ट हम लोगों का था दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पार्ट ए के रूप में हम लोगों ने इसे देख लिया है दोस्तों। अब आधे जो प्रश्न बचे हैं इसको पार्ट बी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, जस्ट इसके बाद हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। आप लोग देखिए। बाय बाय, टाटा।